एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इस वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीट यूनिट 1 को कवर करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर आपके बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाएंगे, चाहे वो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो, उसके एडवांटेजेस हो, डिसएडवांटेजेस हो, कैरेक्टरिस्टिक्स हो, एंड फाइल सिस्टम क्या होता है, फाइल सिस्टम किस तरीके से हमारे लिए फ्लेक्सिबल नहीं है, उसकी जगह पर हम लोग DBMS को यूज कर सकते हैं। और ये वाला जो क्वेश्चन है आपकी लास्ट ईयर आया हुआ है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद है हमारे पास डेटाबेस में किस तरह की सी लैंग्वेज होते हैं एंड लैंग्वेजेस को पढ़ने के बाद हम यूजर्स को पढ़ेंगे, कौन कौन से यूजर्स होते हैं। एंड उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस वीडियो का, 3 टायर आर्किटेक्चर, डेटा इंडिपेंडेंस। दोनों के दोनों जो टॉपिक हैं वो आपस में रिलेट करते हैं। दोनों टॉपिक्स को हम लोग बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। कैसे आप लोग एग्जाम में मेंशन करेंगे, इस तरीके से हम लोग इस सारे टॉपिक्स को देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास स्कीमा और इंस्टांस क्या होता है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो उसको भी हम कवर करेंगे। एंड जो आपका लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का वो है आपकी ER मॉडल। जो ER मॉडल होता है उसमें से भी आपकी जो शॉर्ट क्वेश्चंस है वो बनते हैं और आपको कोई भी एंटिटी पूछ सकते हैं, ये एंटिटी क्या होती है, इस एंटिटी में और एट्रीब्यूट में क्या डिफरेंस है। ये सारे जो क्वेश्चंस है आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। यस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है, DBMS होता क्या है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म है DBMS एंड फुल फॉर्म है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइन, एक मिनट, हाँ जी, is a software system that is designed to manage and organize data in a structured manner। यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारा एक तरीके का सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो हमें क्या प्रोवाइड करता है कि हम किस तरीके से अपने स्ट्रक्चर्ड मैनर में अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करके रखें, मैनेज करके रखें, ठीक है। जैसे हमारे पास फाइल्स होते हैं, फोल्डर्स होते हैं और उसके अंदर हम अपने डेटा को मैनेज करके रखते हैं। बट एक सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर हमारे पास DBMS एक अप्रोच है जिसके अंदर हम अपने डेटा को, जो लार्ज अमाउंट का डेटा है, जो बहुत ज्यादा वॉल्यूम का डेटा है, उस डेटा को हम लोग DBMS के थ्रू मैनेज करके रख सकते हैं और जो मल्टीपल यूजर्स हैं वो उसको डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इट अलाउज यूजर टू क्रिएट, मॉडिफाई एंड क्वेरी अ डेटाबेस एज वेल एज मैनेज द सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल फॉर द डेटाबेस। अब डेटाबेस के अंदर यानी कि DBMS जो है आपको क्रिएट करना, किस तरीके से आप उसके अंदर कुछ चीजों को क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, किस तरीके से उसमें आप क्वेरी फायर कर सकते हैं और अपने जो डेटा है उसको मैनेज कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं एंड किस किस को आप उसको एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं और उसकी सिक्योरिटी को कैसे मैनेज कर सकते हैं। ये सारी जो चीजें हैं, सारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, सारे जो एडवांटेजेस हैं, वो सारे के सारे हमारे DBMS हमें देता है, ठीक है। A database is a collection of interrelated data which helps in the efficient retrieval, insertion and deletion of a data from the database and organizes the data in the form of table, views, schemas, रिपोर्ट्स एक्सेट्रा। अब जो हमारा डेटाबेस होता है हमारे पास, इसमें इंटर रिलेटेड डेटा होता है, मतलब डेटा से रिलेटेड कुछ डेटा होगा और वो जो रिलेटेड डेटा भी है उसको हम लोग एफिशिएंट मैनर में मैनेज करके रख सकते हैं और जिससे हम जब चाहें उसको रिट्रीव कर सकते हैं, उसमें इंसर्शन कर सकते हैं, डिलीशन कर सकते हैं, ताकि जो हमारा डेटाबेस के अंदर डेटा है वो ऑर्गेनाइज रहे, ठीक है। एंड ये वाला जो डेटा है डेटाबेस को हम लोग टेबल्स के थ्रू बनाते हैं, ठीक है, टेबल फॉर्म में रहता है, इसका हम व्यू देख सकते हैं, हम उसको स्कीमास के थ्रू डिफाइन करते हैं, रिपोर्ट्स बनती है एक्सेट्रा। अब ये जो 4 चीजें हैं ये आपको आगे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन होंगी कि टेबल्स वाला जो डेटा DBMS होता है हमारा वो कौन सा होता है, रिलेशनल डेटाबेस बोलते हैं उसको, व्यूज क्या होता है, स्कीमास क्या होता है, ये आपको थोड़ा आगे एक्सप्लेन हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास डेटा मॉडलिंग। ये हमारी किस तरीके से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप लिख सकते हो कि डेटा मॉडलिंग क्या है। DBMS प्रोवाइड्स टूल्स फॉर क्रिएटिंग एंड मॉडिफाइंग डेटा मॉडल्स। अब अलग अलग तरीके के हमारे पास मॉडल्स हैं डेटा DBMS के अंदर, व्हिच डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप ऑफ डेटा इन अ डेटाबेस। यानी कि डेटा जो है किस तरीके से ऑर्गेनाइज, मैनेज रहने वाला है, किस तरीके से स्टोर होने वाला है, उसके लिए मेरे पास डिफरेंट मॉडल्स हैं, ठीक है। तो डेटाबेस जो है हमें डिफरेंट मॉडल्स भी प्रोवाइड करता है। Data storage and retrieval. A DBMS is responsible for storing and retrieving data from the database and can provide various methods for searching and querying the data. अब हम
डेटा को है स्टोर भी कर सकते हैं, एक तरीके का स्टोरेज है, जैसे फाइल्स होती है सेम वही चीज है, आप जैसे फाइल्स में से डेटा को फेच कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक सॉफ्टवेयर सिस्टम के थ्रू अप्रोच दे दी है कि आप अपने डेटा को फेच कर सकते हो, और यहाँ पर जो चीजें हैं बहुत ज्यादा ईजी हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने डेटा को क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, एंड उसको जब चाहे आप रिट्रीव कर सकते हो इन एफिशिएंट मैनर, और जैसे चाहो आप अपने डेटा को सर्च भी कर सकते हो। कंकरेंट कंट्रोल देता है, कंकरेंसी कंट्रोल देता है। अ डीबीएमएस प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर कंट्रोलिंग concurrent access to the database to ensure that multiple user can access data without conflicting with each other। यानी कि मल्टीपल यूजर्स जो है वो सेम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे या किसी को कोई भी चीज़ है प्रोवाइड करनी है, लाइक अगर आपने देखा होगा अपने कॉलेजेस के अंदर, अपने स्कूल्स के अंदर हमारे पास क्या रहता है, एक कंप्यूटर रहता है, मेन कंप्यूटर, जिसके अंदर डेटा रहता है, ठीक है। तो हर एक बच्चे को वही सेम जो डेटा है एक्सेस करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अपने उस डेटा को जो है, हमारा जो वो डेटा है, हमारा जो वो कंप्यूटर है, उसको बाकी जो कंप्यूटर्स के साथ हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, जिसको हम नेटवर्किंग भी बोलते हैं, ठीक है। हमने बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया, तो सेम चीज का जो प्रोसेस है, मतलब वही सेम डेटा जो एक पीसी के अंदर है, उसे बाकी जो पीसीज है वो भी क्या कर पा रहे हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं। तो सेम तरीके से यहाँ पर भी एक तरीके से डीबीएमएस ने क्या है, डेटा स्टोर है, बट मल्टीपल जो यूजर है वो जो सेम डेटा है उसको एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंकरेंसी कंट्रोल होता है। डेटा इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी। अ डीबीएमएस प्रोवाइड टूल्स फॉर इंश्योरिंग और इन्फोर्सिंग डेटा इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट सच एज कंस्ट्रेंट on the value of data and access control that restrict who can access the data। अब कंस्ट्रेंट क्या होते हैं हमारे, जैसे हमारे पास, अगर आपने डीबीएमएस थोड़ा सा आपको पढ़ा है, अपने लेक्चर्स में सुना होगा, तो आपको पता होगा कंस्ट्रेंट होते हैं हमारे प्राइमरी की होती है, फॉरेन की होती है, यूनिक होता है, नॉट नल होता है, ये सब मेरे कंस्ट्रेंट होते हैं। मतलब बेसिकली कंस्ट्रेंट का मकसद होता है किस तरीके से मैं अपने यूजर को रिस्ट्रिक्ट करूं कि वो कौन सा काम कर सकता है, कौन सा नहीं कर सकता, किसके थ्रू वो डेटा को एक्सेस कर सकता है, कब नहीं कर सकता। तो वो सारी जो चीजें हैं वो हमारे कंस्ट्रेंट जो है एक तरीके से डिफाइन करते हैं। बाकी हम लोग फर्दर पढ़ने वाले हैं, लेकिन वो कंस्ट्रेंट क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं सिक्योरिटी में और डेटा के बीच में जो इंटीग्रिटी है उसको मेंटेन करने में, ठीक है। एंड जो हमारा डीबीएमएस है, ये हमारे बैकअप एंड रिकवरी भी प्रोवाइड करता है। एंड डीबीएमएस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। एंड जो हमारा डीबीएमएस है उसको 2 तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड नॉन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अभी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, नॉन रिलेशनल क्या होता है। नॉन रिलेशनल सिंपल आपका एक सिंपल डेटाबेस है, बट जो रिलेशनल होता है उसके अंदर आपके टेबल्स बनते हैं, ठीक है। वो क्या होता है रिलेशनल डेटाबेस, ये आपके सेकेंड यूनिट में है मॉडल के अंदर, वो हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी आप लोग इतना ध्यान रखें कि जो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल होते हैं, जो रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम होता है, उसके अंदर आपका एक टेबल क्रिएट होता है, उसमें जो डेटा हमारा स्टोर होता है वो रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। आई होप कि क्लियर है। उसके बाद एडवांटेजेस आते हैं हमारे डीबीएमएस के। तो डेटा ऑर्गेनाइजेशन, अब मैंने आपको बताया किस तरीके से हम लोग डेटा स्टोर करते हैं और अच्छा रहता है, इसमें ईजी रहता है डेटा को रिट्रीव करना। तो डेटा ऑर्गेनाइजेशन में ये हेल्प करता है। डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखता है, ये हमारा एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है फॉर इन्फोर्सिंग डेटा इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट सच एज कंस्ट्रेंट ऑन द वैल्यू ऑफ डेटा। कौन डेटा को एक्सेस कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, कौन सी यूजर के पास कितनी फैसिलिटी है, उस तरीके की चीजों को जो है हमारी इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखती है, ठीक है। कंकरेंट एक्सेस, जो पीछे हमने बात बोली है, वही मल्टीपल यूजर जो है वो इसको यूज कर सकते हैं। डेटा सिक्योरिटी, डेटा की सिक्योरिटी को प्रोवाइड करता है, बैकअप एंड रिकवरी प्रोवाइड करता है। डेटा शेयरिंग, अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो डेटा है वो शेयर हो, डीबीएमएस अलाउज मल्टीपल यूजर्स टू एक्सेस एंड शेयर द सेम डेटा। कि एक ही डेटा को, ऐसा नहीं है अगर बहुत सारे यूजर्स चाहते हैं कि मैं ये डीबीएमएस के एडवांटेजेस वाले टॉपिक को रिट्रीव करना चाहते हैं, तो हर एक के लिए अलग अलग टॉपिक जनरेट होगा, नहीं, सबके लिए सेम ही डेटा रहेगा और सेम डेटा जो है वो मल्टीपल यूजर्स के साथ शेयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है इसके आप लोग मेंशन कर सकते हो। अगर आपको सिंपल पूछा व्हाट इज डीबीएमएस, ठीक है, और फिर पूछ लिया व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस, तो आप सिंपल ये वाले मेंशन कर दो एडवांटेजेस लिखकर, तो मत मेंशन करो पीछे वाले, क्योंकि सेम रिपीट हो रहा है। सेम रिपीट नहीं करना आपने, बिकॉज ये आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। अगर आपके लिए एडवांटेजेस पूछे तब आपने मेंशन करना, नहीं पूछे तब भी आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं डिसएडवांटेजेस पर। कॉम्प्लेक्सिटी, अब
बहुत ज़्यादा अगर हमें डेटा को मैनेज करना है तब हमें डीबीएमएस बनाने की ज़रूरत है, डेटाबेस बनाने की ज़रूरत है। बट अगर हमारा काम ही जो है, हमारे पास जो स्टोरेज है, जो हमें डेटा को स्टोर करना है वो 3 या 4 फाइल्स ही हैं, तो हम सिंपल फोल्डर्स बनाकर भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है अगर हमारा छोटा काम है या फिर स्पेसिफाइड काम के लिए। और उसको करने के लिए हमें स्किल्स भी आनी चाहिए कि डेटाबेस बनेगा कैसा, उसके लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी, क्वेरी कैसे फायर करनी है, तो नॉलेज होना ज़रूरी है। और जिसके पास नॉलेज नहीं है पर्टिकुलरली तो उसके लिए कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, performance overhead, the use of DBMS can add overhead to the performance of an application, especially in cases where high levels of concurrency are required। जहां बहुत ज्यादा जो यूजर्स हैं वो डेटा को क्या करें, एक्सेस करें, तो वहां पर जो है परफॉर्मेंस का जो ओवरहेड है वो बढ़ जाता है। ठीक है, स्केलेबिलिटी, द यूज ऑफ DBMS can limit the scalability of an application since it requires the use of locking and other synchronization mechanisms to ensure data कंसिस्टेंसी। अब जो स्केलेबिलिटी वाला ये इशू है, इसमें 2 चीजें हैं, लॉकिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म। मतलब हमारे लिए जो डीबीएमएस है वो स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करता है कि उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं, लेकिन जब वो बढ़ाने का काम आता है तो वहां पर जो डीबीएमएस है वो एक चीज का ध्यान रखता है, वो लॉक करता है अपने रिसोर्सेज को और सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म का यूज करता है। इससे वो क्या इंश्योर करता है कि जो भी मेरा डेटा एक्सेस हो रहा है वो एक्यूरेट हो, मतलब जो भी डेटा फेच हो रहा है वो एक्यूरेट हो, सही हो, डेटा जो रिट्रीव हो रहा है वो सही डेटा रिट्रीव हो। और जो मल्टीपल यूजर्स हैं वो अगर चेंज कर रहे हैं डेटा के अंदर तो सारे यूजर एक टाइम पर जो है डेटा को चेंज ना करें, तो उस चीज को हम बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म। तो इस चीज को इंश्योर करने में, इस चीज को समझने में, इस चीज को मेंटेन करने में जो स्केलेबिलिटी है वो हमारी क्या हो जाती है, थोड़ी सी ओवरहेड कर देती है या फिर डिसएडवांटेज क्रिएट करती है। ठीक है, कॉस्ट का प्रॉब्लम आ जाता है, बिकॉज अगर छोटे लेवल के लिए हम लोग ये काम करेंगे तो उसमें कॉस्ट जो है वो हाई लगेगी। ठीक है, लिमिटेड यूज केसेस, अब हर जगह पर हम लोग डेटाबेस को यूज नहीं कर सकते, हर कंपनी में आपका डेटाबेस यूज नहीं होता। अभी बहुत सारे जो मल्टीपल कंपनीज हैं, जो हमारी मीडियम लेवल की कंपनीज हैं, वहां पे डीबीएमएस नहीं होता, वहां फाइल्स और फोल्डर्स में ही आपका जो काम है, आपका जो स्टोरेज है, आपका जो डेटा है वो स्टोर होता है। ठीक है, तो हर जगह पर हम लोग डीबीएमएस को यूज नहीं करते। उसके बाद आता है फाइल सिस्टम। आपको पता है बेसिकली फाइल क्या होती है, किस तरीके से हम लोग फाइल्स को स्टोर करते हैं, उसके अंदर इंफॉर्मेशन को, फोल्डर्स कैसे बनते हैं। अब एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस ओवर अ फाइल सिस्टम, यानी कि फाइल सिस्टम के ऊपर, यानी कि फाइल सिस्टम तो ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन उसके ऊपर डीबीएमएस के क्या क्या फायदे हैं ये बताना। और ये क्वेश्चन है जो आपके लास्ट ईयर में आया हुआ है। अगर वहां पर आप जो है अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज मेंशन करेंगे ना अपने डीबीएमएस के, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें ये बताना है कि फाइल सिस्टम पर क्या एडवांटेज है। ठीक है, इसके एडवांटेज नहीं बताने, फाइल सिस्टम पर इसके क्या एडवांटेज है ये बताना है। ठीक है, तो जो हमारा डीबीएमएस होता है वो लेस डेटा डुप्लीकेशन, यानी कि किस तरीके से डुप्लीकेशन नहीं हो पाती। तो डीबीएमएस के अंदर तो आपकी डुप्लीकेशन नहीं हो पाती, मिनिमम रहती है, बिकॉज सेम तरीका का डेटा है और वही जो डेटा है वो हर यूजर आपका यूज करने वाला है। बट फाइल सिस्टम के अंदर आपकी मल्टीपल प्लेसेस पे सेम तरीके का डेटा पड़ा हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया हमारा। सेकंड स्टेप है इजियर डेटा शेयरिंग, यानी कि डीबीएमएस जो है वो इजी वे प्रोवाइड करता है मल्टीपल यूजर्स तक या मल्टीपल पीपल तक आपका डेटा शेयर करने के लिए। लेकिन फाइल सिस्टम के अंदर अगर बहुत सारे यूजर को सेम टाइप पे डेटा चाहिए तो उस टाइम पर वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है किस तरीके से फाइल से डेटा फेच होगा। ठीक है, बेटर डेटा एक्यूरेसी, डीबीएमएस जो है वो एक्यूरेसी को प्रोवाइड करता है। कीप डेटा एक्यूरेट बाय इन्फोर्सिंग रूल्स, इसके पास अपने आईडी रूल होते हैं, यूनिक होता है। ये क्या होते हैं भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, यूनिक के नाम से क्लियर है कि इसमें यूनिक डेटा रहेगा, तो इसमें बेटर एक्यूरेसी होती है। फॉर एग्जांपल अगर रोल नंबर स्टोर होनी है और मैं फाइल में स्टोर करना चाहती हूँ, तो फाइल के अंदर मैं एक बच्चे का 1 रोल नंबर, फिर सेकंड बच्चे का भी 1 रोल नंबर स्टोर हो गया। बट यहाँ पर अगर मैंने वहां पर यूनिक कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है तो दोबारा से कभी भी 1 जो है वो स्टोर हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि 1 एक बार ऑलरेडी स्टोर हो गया है रोल नंबर के अंदर। ठीक है, तो वहां पर ज्यादा एक्यूरेसी रहती है। और यहाँ पर हमारे पास कोई बिल्ट इन तरीका नहीं है कि हम लोग अपने डेटा को करेक्टली जो है स्टोर कर पाए फाइल्स के अंदर। ठीक है, फिर आता है इम्प्रूव सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी होती है डीबीएमएस के अंदर, एंड जो फाइल सिस्टम है उसमें बेसिक सी सिक्योरिटी रहती है। ठीक है, उसके बाद स्केलेबल की अगर हम लोग बात करें, जो डीबीएमएस है कैन ग्रो एंड हैंडल मोर डेटा एंड यूजर्स एफिशिएंटली, बहुत सारे यूजर्स को एक साथ में हैंडल कर सकता है, बहुत सारा डेटा जो है वो हैंडल कर सकता है। बट फाइल सिस्टम आपको पता ही है कितना एफिशिएंट डेटा है, और अगर आप उसमें बहुत सारा जो डेटा है वो डाल भी दोगे तो उसको समझने में, वहां से डेटा को फेच करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, आप उसको इजीली
इजीली समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास ऑटोमेटिक बैकअप एंड रिकवरी। अब जो ऑटोमेटिक बैकअप है और रिकवरी है ये हमारा डीबीएमएस प्रोवाइड करता है, बट फाइल सिस्टम में हमें मैनुअली जो है जाके बैकअप लेना पड़ता है, रिकवरी करनी पड़ती है। इजी टू मेक चेंजेस, अब जो इजी है चेंजेस करना, अगर हम एक पूरी रो के अंदर चेंज करना चाहते हैं तो हमें सिर्फ एक क्वेरी लिखनी पड़ेगी और डीबीएमएस के अंदर वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम चाहते हैं कि मेरे पास जैसे 1000 कॉलम्स है, ठीक है, 1000 रोज हैं, उसके पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर जाकर मैं चेंज करना चाहती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास रिकॉर्ड है 120 स्टूडेंट्स का, ठीक है, उसके अंदर था बीसीए 4th सेमेस्टर, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ सिर्फ वो वाले रो के अंदर या फिर उस कॉलम के अंदर मैं क्या करूँ, बीसीए 4th की जगह बीसीए 5th सेमेस्टर कर दूँ, क्योंकि जो रोल नंबर्स हैं, जो नेम है पर्टिकुलरली बच्चों के, वो वही है, बस जस्ट मुझे क्लास जो है चेंज करनी है। तो वहां पर ये मेरे को इजीनेस प्रोवाइड करेगा, सिर्फ एक ही क्वेरी की हेल्प से मैं पूरी की पूरी जितनी भी मेरे रोज या कॉलम्स होंगे उनको मैं दोनों को चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। बट फाइल सिस्टम के अंदर ये वाला जो काम है इसको करना मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें चेंजेस जो है वो डिफिकल्ट होंगे मेरे लिए चेंजेस करना, ठीक है। पावरफुल डेटा क्वेरीज, अब इसके पास मैंने बोला क्वेरीज होती है, क्वेरीज कुछ नहीं होती, बस हमें क्या लिखना होता है, किस तरीके से हमें काम करना है, जब हम उसको लिखते हैं अपनी एसक्यूएल लैंग्वेज के अंदर उसको हम क्वेरीज बोलते हैं, ठीक है। कैन हैंडल कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन एंड डेटा सर्चेज इजीली यूजिंग एसक्यूएल, अगर मैं कोई पर्टिकुलरली टॉपिक के अंदर से भी कोई टॉपिक, सब टॉपिक के अंदर से कोई सब टॉपिक ढूंढना चाहती हूँ तो मैं अपनी सब क्वेरीज की हेल्प से, अपनी एसक्यूएल की क्वेरीज की हेल्प से जो है बहुत सारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को भी इजिली सॉल्व कर पाती हूँ। बट फाइल के अंदर मुझे मैनुअली जाकर सर्च करना पड़ेगा कि इस टॉपिक के अंदर क्या है, इस टॉपिक के अंदर इस टॉपिक के अंदर क्या लिखा हुआ है, तो वो जो है मेरे लिए कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। रिलायबल ट्रांजैक्शन, ensure that all parts of transaction are completed successfully or none are maintaining data integrity, तो इसके अंदर जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से होती है, सक्सेसफुली हो जाती है एंड डेटा इंटीग्रिटी भी इसके अंदर मेंटेन रहती है, ठीक है। बट फाइल सिस्टम जो है हमारा डज नॉट हैंडल ट्रांजैक्शन वेल, इसके अंदर जो हमारी ट्रांजैक्शन है और उसमें इश्यूज हमें फेस करने पड़ते हैं। नेक्स्ट आता है हैंडल्स मल्टीपल यूजर वेल, मतलब वही चीज़ होगी कि मल्टीपल यूजर्स अगर एक्सेस कर रहे हैं तो उन्हें ईजिली जो है वो एक्सेसिंग का कंट्रोल देता है और उनको मैनेज भी कर लेता है, बट फाइल सिस्टम को मल्टीपल यूजर्स के केस में स्ट्रगल करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास यूनिफाइड डेटा व्यू, अगर हम डेटा को व्यू कराना चाहते हैं, इंटीग्रेट्स डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज प्रोवाइडिंग अ कंसिस्टेंट व्यू, ये भी आपको थोड़ा आगे समझ में आएगा किस तरीके से हम लोग व्यू करते हैं अपने सिस्टम को, ठीक है। सिंप्लीफाइड डेटा मैनेजमेंट, ऑफर्स डिफरेंट लेवल्स ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन, अब ये डेटा एब्स्ट्रैक्शन देता है, मतलब जिस तरीके से हमें डेटा को शो करना है, मतलब ऐसा नहीं है बहुत सारी जो चीजें हैं हम लोग नहीं दिखाना चाहते यूजर को, पीछे का कैसे काम हो रहा है, जितना यूजर के लिए नीडेड है उतना डेटा दिखाना चाहते हैं, तो वो क्या है, मेरा डेटा एब्स्ट्रैक्शन है, ठीक है। मेकिंग इट इजियर टू मैनेज डेटा, और इसी की हेल्प से मेरा जो डेटा है वो मैनेज रहता है। बट यहाँ पर जो है नो क्लियर सेपरेशन, मतलब अलग से कोई सेपरेशन नहीं रहती। अगर मैंने कमेंट्स वगैरह भी डालकर अपने जो फाइल के अंदर स्टोर किया है, तो अगर मैं फैच करना चाहूंगी डेटा को तो मुझे कमेंट्स भी रीड कर सकती हूँ, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं रहता, एब्स्ट्रैक्शन नहीं रहती, आप सब कुछ जाकर देख सकते हो फाइल्स के अंदर। नेक्स्ट आता है, अब ये जो टॉपिक है वो मेरा खत्म हो गया है। डीबीएमएस क्या होता है, जो फर्स्ट यूनिट से आपका पहला क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि डीबीएमएस क्या होता है, एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं, या फिर आपका ये जो दूसरा क्वेश्चन मैंने कराया फाइल सिस्टम वाला, ये वाला क्वेश्चन होता है। इन दोनों क्वेश्चन में से होता है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है डेटाबेस लैंग्वेज। डेटाबेस लैंग्वेजेस भी है जो आपको शॉर्ट में पूछ ली जाती है, बट अगर आपको 13 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा और आपको लग रहा है कि इनफ मैंने नहीं लिखा है उतना, तो आप ये लैंग्वेजेस भी मेंशन कर सकते हो, यूजर्स भी मेंशन कर सकते हो, बिकॉज डेटाबेस पूछा है ना, और डेटाबेस के साथ कैसे काम होता है वो सब चीजें इसके अंदर आएंगी, ठीक है। उसके बाद आता है डेटा डिफाइनिंग लैंग्वेज होती है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होती है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज होती है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो जो डीडीएल कमांड भी बोलते हैं इसको, अगर आपको सिंपल आता है 2 मार्क्स में व्हाट इज डीडीएल कमांड, तो आपको पहले लिखना है कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होती है, ठीक है, विच डील्स विद द डेटाबेस स्कीमास एंड डिस्क्रिप्शन। स्कीमा क्या होता है, मेरे लिए एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अभी आप लोग याद रखो कि जो स्कीमा होता है वो मेरा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसके ऊपर काम करती है, स्ट्रक्चर के ऊपर काम करती है, हाउ द डेटा शुड रिजाइड इन द डेटाबेस, यानी कि डेटा किस तरीके से मेरे डेटाबेस के अंदर रहने वाला है, उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखने वाला है, उस पर मेरा जो है डीडीएल कमांड, डीडीएल लैंग्वेज जो है वो काम करती है। अब उसके अंदर बहुत सारी कमांड्स भी आती हैं, अभी जो है आपने जो है इनके नाम याद रखने हैं। हम एसक्यूएल के अंदर पढ़ेंगे कि क्रिएट का जो है किस तरीके से सिंटैक्स रहता है, ऑल्टर का कैसे सिंटैक्स रहता है, वो सब हम लोग एसक्यूएल के अंदर पढ़ेंगे जो आपका 3rd यूनिट के अंदर आता है। अभी जस्ट आपको सिंपल मेंशन करने हैं नेम्स की डीडीएल कमांड कौन कौन सी होती है, ठीक है। क्रिएट कमांड होती है, बेसिकली क्रिएट कमांड है तो कुछ ना कुछ क्रिएट करने के लिए हमारे यूज करी जाती है, जो डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए यूज की जाती है, उसके ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए यूज की जाती है। ऑल्टर कमांड होती है
होती है हमारी चेंजेस, अगर हम लोग कुछ करना चाहते हैं स्ट्रक्चर के अंदर तो उसके लिए यूज की जाती है। ड्रॉप कमांड होती है कुछ डिलीट करने के लिए यूज की जाती है। ट्रंकेट भी जो है हमारे डेटा से कुछ भी रिमूव करने के लिए यूज की जाती है। इनमें क्या डिफरेंस होते हैं वो हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट होती है कमेंट कमांड, अगर हम लोग कुछ भी ऐड करना चाहते हैं डिक्शनरी के अंदर, डेटा डिक्शनरी के अंदर कोई कमेंट्स ऐड करना चाहते हैं। देन रीनेम कमांड, अगर हमारा कुछ हमने कॉलम बनाया उसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो रीनेम कमांड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी डेटा डिफाइनिंग लैंग्वेज, जिसका अभी आपने इतना याद रखना है कि DDL कमांड हमारी यूज होती है किस लिए, स्कीमा पर एंड डिस्क्रिप्शन पर काम करने के लिए, बेसिकली स्ट्रक्चर पे काम करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारे पास डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DML कमांड होती है। इज द शॉर्ट नेम ऑफ DML लिखा आएगा तो आपको लिखना है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होती है विच डील विद द डेटा मैनिपुलेशन इंक्लूडिंग मोस्ट कॉमन इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड इट इज यूज्ड फॉर स्टोर, मॉडिफाई, रिट्रीव डेटा एंड अपडेट इन अ डेटाबेस। इसके नाम से ही क्लियर है, मैनिपुलेट यानी कि कुछ ना कुछ चेंज करने के काम आएगी। तो अगर हम अपने डेटा में जो हमारा डेटाबेस है उसके अंदर हम कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, DML कमांड का यूज करेंगे। एंड जो DML कमांड है उसमें तीनों आती है। ठीक है, नेक्स्ट आती है मेरे पास डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, किस तरीके से हम डेटा को कंट्रोल कर सकते हैं। अब जब भी कंट्रोल की बात आती है तो हम लोग बात करते हैं परमिशंस की, यानी कि किस यूजर को हम लोग क्या परमिशन देना चाहते हैं तो वो मेरा कंट्रोल हो गया। ठीक है, तो DCL कमांड मेरी शॉर्ट लैंग्वेज है, मतलब शॉर्ट फॉर्म है इसकी DCL, एंड विच एक्ट एज एन एक्सेस स्पेसिफायर टू द डेटाबेस, ग्रांट एंड रिवोक परमिशन टू यूजर इन द डेटाबेस, यानी कि इसके लिए हम परमिशन प्रोवाइड करते हैं, प्रिविलेज प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें हम लोग प्रिविलेजेस दे सकते हैं तो उसको हम ग्रांट बोलते हैं, एंड प्रिविलेजेस वापस ले सकते हैं या फिर अपनी जो परमिशन है वो वापस ले सकते हैं, उसको हम रिवोक बोलते हैं। ठीक है, अब इसका जो काम है वो किस तरीके से होता है ये भी हमारा 3rd यूनिट के अंदर आएगा, तो वहां पे हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे ग्रांट एंड रिवोक कमांड क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर परमिशन देने के लिए कि आप कोई भी चीज को सेलेक्ट कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो टेबल के अंदर, उसके लिए हम लोग ग्रांट परमिशन देते हैं। एंड फिर वही परमिशन अगर हम वापस लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम रिवोक कमांड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती है मेरे पास ट्रांजैक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज, जिसको हम TCL कमांड बोलते हैं। आपको नाम भी याद होने चाहिए, आपको शॉर्ट फॉर्म भी याद होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये वाली जो लैंग्वेज है विच एक्ट्स एज एन मैनेजर फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन डेटा एंड ऑल ट्रांजैक्शन, जितना भी मेरे टाइप्स की ट्रांजैक्शन होती हैं और डेटा के ऊपर ट्रांजैक्शन होती है उसके लिए हम लोग इस कमांड का यूज करते हैं, जैसे रोल बैक कमांड होगी और कमिट कमांड होगी। ठीक है, यूज टू कैंसिल और अंडू, अंडू पता है ना आपको क्या होता है, वैसे कैंसिल करने के लिए या फिर अंडू करने के लिए चेंजेस को मेड इन द डेटाबेस। अगर हम चाहते हैं जो मैंने लास्ट इंस्ट्रक्शन जो हमने लिखी थी, जो लास्ट मैंने क्वेरी लिखी थी वो वापस से आ जाए, उसको हम वापस से देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम रोल बैक कमांड का यूज करते हैं। एंड कमिट जो होता है, अगर हम लोग चाहते हैं कोई भी चेंजेस को सेव करना तो हम लोग क्या करते हैं, कमिट कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, अभी ये आपको डिटेल में समझ आएंगी 3rd यूनिट के अंदर, मैं अभी बता रही हूँ। फिर बच्चे लिखते हैं कई बार कि आपने डिटेल में नहीं समझाया, तो डिटेल में ये वाली चीज आपके SQL के अंदर आएगी। ठीक है, नेक्स्ट आती है मेरे पास डेटा क्वेरी लैंग्वेज। अब जो है आपको नाम याद होने चाहिए, अगर आपसे सिंपल पूछा है रोल बैक कमांड, ठीक है, तो आप ये लिखोगे रोल बैक कमांड कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। एक लाइन तो आपकी ऐसी बन जाएगी। ठीक है, अगर आपसे DQL कमांड पूछा है, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, विच मीन्स आपसे सिलेक्ट कमांड की बात हो रही है जो कि सबसे ज्यादा यूज होती है SQL के अंदर। ठीक है, तो इसका नाम पता होना चाहिए, सिलेक्ट कमांड, तो आपको पता है क्या काम करती है, बट आपको ये पता होना चाहिए जो सिलेक्ट कमांड है वो किसके अंदर आती है, DQL के अंदर आती है। ठीक है, डेटा क्वेरी लैंग्वेज होती है मेरी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिट्रीवल ऑफ एफिशिएंट और इसेंशियल डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। अगर आपने डेटा से कुछ भी लेना चाहते हो, देखना चाहते हो, सिलेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए मेरी सिलेक्ट स्टेटमेंट जो है, सिलेक्ट स्टेटमेंट की हेल्प से, सिलेक्ट कमांड की हेल्प से मैं जो है अपने DQL कमांड को यूज करती हूँ। ठीक है, अब ये हो गई मेरी यहाँ पे लैंग्वेजेस खत्म। उसके बाद आते हैं मेरे पास डेटाबेस के डिफरेंट यूजर्स, यानी कि कौन कौन से यूजर्स होते हैं मेरे डेटाबेस के। ठीक है, तो सबसे पहला जो यूजर होता है वो होता है मेरा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, ये जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है ये ऐसा पर्सन होता है या फिर एक ऐसी टीम होती है, जरूरी नहीं एक पर्सन हो, एक टीम भी हो सकती है, हु डिफाइंस द स्कीमा एंड ऑल्सो द कंट्रोल 3 लेवल ऑफ द डेटाबेस। अभी 3 लेवल जो है हमने 3 टायर लिखा है, जो 3 टायर आर्किटेक्चर और 3 लेवल ऑफ द डेटाबेस, उसको ये जो है कंट्रोल करने का काम करता है। वो क्या होता है अभी हम लोग समझेंगे, बट आप बेसिकली समझो जो 3 लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डेटाबेस के लिए, विच मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। ठीक है, और ये हमारा किस पे काम करता है, स्कीमा पे काम करता है, हमारे स्ट्रक्चर पे काम करता है। द DBA विल देन क्रिएट अ न्यू अकाउंट ID एंड पासवर्ड फॉर द यूजर इफ ही शी नीड्स टू एक्सेस द डेटाबेस। और ये जो है हमारे अगर न्यू अकाउंट बना है कोई जो हमारे डेटाबेस को एक्सेस करना चाहता है तो उसके लिए नया अकाउंट बना सकता है और पासवर्ड भी उसके लिए क्रिएट करके उसे दे सकता है। ठीक है,
DBA is also responsible for providing security to the database, and he allow only authorized user to extend and modify डेटाबेस। ओके, जो ये हमारा डीबीए होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है एक तो ये, और इसको यही जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि किसके लिए, किसको मुझे जो है मॉडिफाई करने का हक देना है यूजर को, किसको जो है मुझे एक्सेस करने का हक देना है, और कौन कितना जो यूजर है वो कितना एक्सेस कर सकता है डेटा को, सब जो चीजें हैं वो कौन डिफाइन करता है, एडमिनिस्ट्रेटर करता है। ठीक है, डीबीए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉब्लम सच एज सिक्योरिटी ब्रीचेस एंड पुअर सिस्टम रिस्पॉन्स टाइम। अगर हमारे जो सिस्टम है उसमें पुअर परफॉर्मेंस हो रही है या फिर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई रिस्क आ रहा है तो उसके लिए भी कौन हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, डीबीए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, डीबीए ऑल्सो मॉनिटर्स द रिकवरी एंड बैकअप एंड प्रोवाइड्स टेक्निकल सपोर्ट। जो भी काम है हमारा बैकअप लेना, हमारा जो हमारी रिकवरी है उसके लिए, एंड हमारी जो टेक्निकल सपोर्ट है उसमें मेरा जो डीबीए है वही मॉनिटर करता है ये सारी चीजों को। ठीक है, द डीबीए हैज अ डीबीए अकाउंट इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम विच इज कॉल्ड अ सिस्टम और सुपर यूजर अकाउंट। अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है और उसमें आपने सुपर यूजर पढ़ा था और एडमिनिस्ट्रेटर पढ़ा था, एडमिनिस्ट्रेटर की एक्टिविटीज पढ़ी थी, तो बिल्कुल सेम वही आप जो कंसेप्ट है उससे रिलेट कर सकते हो कि वहां पर भी जो मेरा सिस्टम है उसको कौन मेरा एडमिनिस्ट्रेटर किस तरीके से हैंडल कर रहा था, सेम चीज यहाँ पर भी जो डीबीएमएस है वो हैंडल कर रहा है मेरा डीबीए। ठीक है, नेक्स्ट आता है डीबीए रिपेयर्स डैमेजेस कॉज ड्यू टू द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फेलियर्स। अगर कोई भी डैमेज हुआ है हमारे सिस्टम के अंदर, चाहे वो हार्डवेयर से हुआ हो चाहे वो सॉफ्टवेयर से हुआ, तो उसको जो है रिपेयर करने का काम भी मेरा किसका होता है, डीबीए का होता है, यानी कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का होता है। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट मेरे पास डेटाबेस डिजाइनर। अब इसका काम तो है कि स्कीमा कैसे दिखने वाला है, स्ट्रक्चर कैसे दिखने वाला है, ठीक है, और किस तरीके से किसको क्या एक्सेस देना है, किसको कितनी हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, कब हमें रिकवरी करनी है, कब हमें बैकअप लेना है, वो सब काम एडमिनिस्ट्रेटर का है। पर जब हमने एक बार स्ट्रक्चर बना लिया कि इस तरीके से काम होगा, पर उसमें लॉजिकली कैसे काम होना है वो मेरा डिजाइनर डिसाइड करेगा। आर द यूजर हु डिजाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। स्ट्रक्चर तो उसने बता दिया, उसको डिजाइन करने का जो काम है वो मेरे डिजाइनर का है, विच इंक्लूड्स टेबल्स। टेबल्स कैसे बनने वाले हैं, इंडेक्सेस कैसे होने वाला है, व्यू कैसे दिखने वाला है, ट्रिगर्स कैसे यूज होने वाले हैं, स्टोर्ड प्रोसीजर्स क्या होंगे, कंस्ट्रेंट्स क्या होंगे। ये बड़े एडवांस टॉपिक है जो आपको 3rd और 4th यूनिट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, टेबल्स आपका सिंपल है, रिलेशनल डेटाबेस यूज करेंगे, कौन सा डेटाबेस यूज करेंगे, इंडेक्सेस आपको पता है, आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है, व्यूज क्या होता है, कैसे दिखेगा हमारा वो, एंड ट्रिगर्स हमारे आते हैं PL/SQL के अंदर, स्टोर्ड प्रोसीजर्स बनने वाले, कंस्ट्रेंट कैसे लगने वाले हैं, वो सब जो काम है मेरा डिजाइनर डिसाइड करता है। आर यूजुअली इन्फोर्स्ड बिफोर द डेटाबेस इज क्रिएटेड एंड पॉपुलेटेड विद द डेटा। सारा का सारा जो काम है वो इनका होता है। ही शी कंट्रोल, अब ये पर्सन जो है हमारा कंट्रोल करता है व्हाट डेटा मस्ट बी स्टोर एंड हाउ द डेटा आइटम्स टू बी रिलेटेड। किस तरीके से जो हमारा डेटा है वो स्टोर होगा हमारे डेटाबेस के अंदर। ठीक है, अब ये यहाँ पर एक तरीके से मॉडल की बात करें, हमारे पास 3 तरीके के मॉडल होते हैं, नेटवर्क मॉडल, हायरार्किकल मॉडल एंड रिलेशनल मॉडल। तीनों का जो काम होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, जो हायरार्किकल मॉडल होता है वो ट्री डेटा स्ट्रक्चर का यूज करता है, एंड जो नेटवर्क होता है वो ग्राफ का यूज करता है, जो रिलेशन होता है वो टेबल्स की फॉर्म में जो स्टोर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो डिसाइड करेगा किस तरीके से जो डेटा है वो मेरा स्टोर होगा हमारे डेटाबेस के अंदर, वो किस तरीके से आपस में रिलेट करेगा डेटा। तो जब आपस में रिलेट करने की बात आती है तो हम कंस्ट्रेंट की भी बात करते हैं और किस तरीके से उनकी डिपेंडेंसी रहने वाली है उसकी बात करते हैं। ठीक है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेटाबेस डिजाइनर टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिफरेंट यूजर ग्रुप्स। अब ये काम हमारे एडमिनिस्ट्रेटर का नहीं है, ये काम हमारे डिजाइनर का है कि डिफरेंट यूजर्स को किस तरीके से डेटा को एक्सेस करने की जरूरत पड़ सकती है उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे हमने SPM में पढ़ा था कि स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो यहाँ पर में जो डिफरेंट यूजर्स हैं वो हमारे क्या यहाँ पर स्टेक होल्डर्स हैं। तो स्टेक होल्डर्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको डिजाइन करना पड़ता है, एंड देन क्रिएट अ डिजाइन विच सेटिस्फाइज द नीड ऑफ ऑल द यूजर ग्रुप्स। और जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं, जितने भी यूजर्स को डेटाबेस को एक्सेस करने वाले हैं, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें अपने डेटाबेस को डिजाइन करना है, उसको क्रिएट करना है, ताकि हमारे जो यूजर्स हैं वो क्या हो सके, सेटिस्फाइड हो सके। ठीक है, उसके बाद आता है मेरा एंड यूजर। आपको अगर आप नेट पे सर्च करते हो तो आपको बहुत सारे जो है इसके अंदर मिल जाएंगे, बहुत ये वाला हमारे पास यूजर होता है, ये होता है, ये होता है, और जो मेनली हमारे पास है वो 3 यूजर्स है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है, डिजाइनर होता है, एंड यूजर होता है। एंड यूजर जो होता है ना वो मेरा वो होता है जो लास्ट में जो
डेटाबेस को यूज करने वाला है, जिसको डेटाबेस की नॉलेज नहीं है बट वो फ्रीक्वेंटली उस एप्लीकेशन से डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट कर रहा है इन डेली बेसिस, ठीक है। अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने डिजायर के अकॉर्डिंग वो क्या कर रहा है, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेटा को फेच कर रहा है, ठीक है। लेकिन हमें नहीं पता एंड यूजर को किस तरीके से पीछे काम चल रहा है, कैसे डिजाइनर ने डिजाइन किया है, किस तरीके से पीछे चेंजेस हो रहे हैं, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर हमें एक्सेस दे रहा है, वो चीजें हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें क्या करना है, ऑन द डेली बेसिस जो भी हमारा काम है हमें उससे अपना काम जो है वो फेच करना है, अपना डेटा जो है फेच करना है और अपना काम जो है कंप्लीट करना है। एंड यूजर का सिंपल काम होता है जैसे हम लोग हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये टॉपिक खत्म हो जाता है। यूजर्स भी हमने पढ़ लिया, लैंग्वेजेस हमने पढ़ ली और हमने फाइल सिस्टम पढ़ लिया, हमने डीबीएमएस पढ़ लिया, एडवांटेज पढ़ लिया, डिसएडवांटेज पढ़ लिया, ठीक है। तो इतनी जल्दी हम लोगों ने बहुत सारा टॉपिक कवर कर लिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास 3 टायर आर्किटेक्चर एंड डेटा इंडिपेंडेंस। मैं आपको बता रही हूँ गाइज, ये वाला जो टॉपिक है आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना, पक्का इसको पढ़ना है, मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियर कराना है। ये टॉपिक आपका आने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसके डायग्राम को देखो, इसमें 2 टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे, 3 टायर आर्किटेक्चर एंड डेटा इंडिपेंडेंस, ठीक है। ये जो दोनों टॉपिक है वो आपके आपस में इंटर रिलेटेड है, तो इन दोनों को हम साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। आपका यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे आता है एक्सटर्नल लेवल होता है, एंड फिर होता है कंसेप्चुअल लेवल, फिर होता है फिजिकल लेवल, ठीक है। तो एक्सटर्नल लेवल जो होता है इसको हम यूजर लेवल भी बोलते हैं, एंड कंसेप्चुअल लेवल को हम लोग लॉजिकल लेवल बोलते हैं, एंड फिजिकल लेवल होता है हमारे पास एक, ठीक है। अब जो एक्सटर्नल लेवल होता है एंड जो कंसेप्चुअल लेवल होता है, इन दोनों के बीच में मेरी लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस होती है। इसीलिए मैंने बोला ये वाला ये जो है आपके पास, ये वाला जो है डायग्राम, ये आपका 3 टायर आर्किटेक्चर का है, बट इन दोनों के बीच में आपकी क्या हो रही है, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस हो रही है। तो यहाँ पर मेरा टॉपिक आ जाएगा डेटा इंडिपेंडेंस का, ठीक है। सेम चीज यहाँ पर कंसेप्चुअल लेवल और फिजिकल लेवल के बीच में फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस हो रही है, तो यहाँ पर मेरा टॉपिक आ जाएगा डेटा इंडिपेंडेंस का। मतलब ये जो दोनों टॉपिक्स हैं वो आपस में रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक्सटर्नल लेवल होता क्या है। एक्सटर्नल लेवल क्या होता है मेरा, दिस लेवल इज कंसर्न विद हाउ यूजर और प्रोग्राम प्रिसीव द डेटा, यानी कि डेटा किस तरीके से वो प्रिसीव करने वाला है मेरा यूजर, ये हम लोग एक्सटर्नल लेवल के अंदर, एक्सटर्नल मतलब बाहर वाला लेवल, ठीक है। इट डिफाइंस द वेरियस users views of the database. Each user may have a different view of the database depending on the specific requirement. अब हर एक यूजर, फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक डेटाबेस बना हुआ है जिसमें 1000 लाइन्स है और मुझे सिर्फ रिक्वायरमेंट है 10 लाइन्स की, तो मैं सिर्फ 10 लाइन्स का ही व्यू करूंगी। अब एक यूजर आता है जिसको 100 लाइन्स देखनी है, पर्टिकुलर कोई भी हमारा डेटा हो सकता है, उसका डेटा जो है उसको देखना जो है वो 100 लाइन्स का है, तो उसके लिए 100 लाइन्स व्यू करेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या होगा, जो भी डिफरेंट यूजर्स हैं उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको एक्सटर्नल व्यू दिखाया जाएगा, यानी कि हर एक यूजर का एक्सटर्नल व्यू डिफरेंट होगा, ठीक है। व्यूज कैन बी टाइलर्ड to present a subset of the database or to hide certain details for the security or simplicity। यानी कि व्यू के टाइम पर जब उसे दिखाया जा रहा है एक्सटर्नल लेवल के अंदर जब हमें प्रेजेंट किया जा रहा है, तो जरूरी नहीं है कि सारी चीजें जो है हमें शो कर दी जाएंगी। सिंप्लिसिटी बनाने के लिए और सिक्योरिटी को बनाने के लिए कुछ चीजें जो है छुपा ली जाएंगी, एब्स्ट्रैक्शन कर ली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो होती है एब्स्ट्रैक्शन होती है हमारी। Users interact with the database through these views which provide an abstracted and customized perspective on the underlying data। सेम चीज वही है जो मैंने आपको ऊपर बोली है कि यहाँ पर जो डेटा हमें दिखाया जाता है उसमें जो कस्टमाइजेशन कर दी जाती है, उसमें एब्स्ट्रैक्शन कर दी जाती है, ताकि जो हमारा डेटा है उसमें हम कुछ अंडरलाइन कर दें। मतलब ये जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमने आपको दिखा दी, और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी उनको हमने आपको शो नहीं किया। तो ये है हमारा एक्सटर्नल लेवल, जो हमारे एंड यूजर को दिखती हैं चीजें, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कंसेप्चुअल लेवल पर। कंसेप्चुअल लेवल को हम लोग लॉजिकल लेवल भी बोलते हैं। दिस लेवल डिस्क्राइब द एंटायर डेटाबेस स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप अमंग द डेटा। अब इस वाले कंसेप्ट का मतलब ही क्या होता है, कोई चीज कंसेप्चुअल जब हम लोग सोचते हैं कंसेप्ट के हिसाब से, और लॉजिक क्या होता है जब हम लोग लॉजिक लगाते हैं कि ये चीज किस तरीके से बनने वाली है, कैसे दिखने वाली है, इसका इसके साथ क्या काम होने वाला है, ये इससे कैसे बात करेगा। तो ये सारी चीजें जो हम लोग डिफाइन करते हैं कंसेप्चुअल लेवल के अंदर, ठीक है। दिस लेवल डिस्क्राइब द एंटायर डेटाबेस, पूरे का पूरे डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है, उसका जो रिलेशनशिप है इस वाले के साथ, इस वाले के साथ, इस कॉलम के साथ, इस रो के साथ, वो कैसे रहने वाला है, सारा का सारा कंसेप्चुअल जो लेवल है वो डिसाइड करता है, ठीक है। इट प्रेजेंट्स अ यूनिफाइड व्यू ऑफ द एंटायर डेटाबेस इंडिपेंडेंट ऑफ एनी स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन डिटेल फिजिकल स्टोरेज कंसिडरेशन। किस तरीके से वो इम्प्लीमेंट होगा, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होगा,
वो सारी की सारी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हम लोग सब देखते हैं कंसेप्चुअल लेवल के अंदर। द कंसेप्चुअल स्कीमा डिफाइंस द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, यानी कि लॉजिकली वो किस तरीके से काम करेगा वो इसके अंदर डिफाइन किया जाता है। चाहे वो हमारी एंटिटीज हो, चाहे वो हमारे एट्रीब्यूट्स हो, चाहे वो हमारे रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो हमारे कंस्ट्रेंट हो, जैसे रोल नंबर का अगर हम लोग डेटा डाल रहे हैं, क्लास डाल रहे हैं, नेम डाल रहे हैं, यूनिवर्सिटी का नाम डाल रहे हैं, तो जो मेरा रोल नंबर है वो हमेशा यूनिक होना चाहिए। यहाँ पर वो चीज़ डिसाइड होगी लॉजिकल लेवल के अंदर। जो हमारे पास नेम है, हमेशा हमें पूछने की जरूरत नहीं है कि आपके कॉलेज का नाम क्या है, क्योंकि अगर बच्चा हमारे कॉलेज में आ रहा है, इट्स ऑब्वियस है कि वो हमारे कॉलेज का है तो हमारे कॉलेज का ही नाम आएगा, तो उसके अंदर हम डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं। तो वो सारी जो चीजें हैं वो इस लॉजिकल लेवल पर हमारे क्या होंगी, डिसाइड होंगी। चेंजेस एट दिस लेवल टाइपिकली अफेक्ट ऑल यूजर व्यू एंड एप्लीकेशन दैट इंटरैक्ट विद द डेटाबेस। अगर हम एक लॉजिक के अंदर ही चेंज करते हैं तो पूरा का पूरा जो हमारा डेटाबेस है उसके अंदर कहीं ना कहीं वो चीजें इफेक्ट करती हैं। ठीक है, अगर मैं अभी चाह रही हूँ लॉजिकली कि मैं इसको जो है 1 आवर में आपको पूरा का पूरा खत्म कर दूं, बट लॉजिकली अगर मैं इसको चेंज कर दूं कि मुझे 20 मिनट्स में खत्म करना है, तो कहीं ना कहीं आपके टॉपिक्स पे इफेक्ट पड़ेगा कि मैं जितना लेंथली आपको बताने वाली थी वो उसको मैंने शॉर्ट कर देना है ना। तो वो लॉजिक अगर मेरा चेंज होगा तो कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कंसेप्चुअल लेवल, जिसको मैं लॉजिकल लेवल भी बोलती हूँ। ठीक है, तो ये लॉजिकल लेवल भी कवर हो गया, एक्सटर्नल लेवल भी कवर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट होता है मेरे पास फिजिकल लेवल, जिसको मैं इंटरनल लेवल भी बोलती हूँ, यानी कि सबसे नीचे वाला लेवल है ये इंटरनल लेवल है। ठीक है, दिस लेवल डील्स विद हाउ द डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड विद द डेटाबेस। आई होप कि आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, डेटा को कैसे स्टोर करना है, ये सब चीजें हम लोग सीखते हैं। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, एरेज, ट्रीज, ग्राफ्स, है ना, लिंक लिस्ट वगैरह, ये सब चीजें होती है। तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, किस तरह एक्चुअली जो डेटा है वो स्टोर रहने वाला है, ये हमारा इंटरनल लेवल होता है। ठीक है, इसको हम फिजिकल लेवल बोलते हैं। इट डिस्क्राइब द फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर, एक्सेस मेथड, इंडेक्सिंग टेक्निक्स एंड अदर लो लेवल डिटेल्स। जितनी भी लो लेवल डिटेल्स होती हैं वो इसके अंदर कवर होती हैं। ऊपर क्या था, हाई लेवल डिटेल्स की बात की, नीचे हम लोग यहाँ पर लो लेवल डिटेल्स की बात करें। इंटरनल लेवल नीचे वाला लेवल, और नीचे वाले के अंदर हम लो लेवल की बात कर रहे हैं। एंड यहाँ पर इंडेक्सिंग कैसे रहने वाली है, कौन सी टेक्निक यूज करने वाले हैं, ठीक है, वो सब चीजें हम लोग इंटरनल में कवर कर रहे हैं। ठीक है, The internal schema specify how data is stored in the terms of data structures। जो मैंने स्टार्टिंग में बोला आपको, स्टोरेज एलोकेशन किस तरीके से स्टोर रहने वाला है, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होने वाला है, किस तरीके से ऑर्गेनाइज रहने वाला है, कौन सा स्टोरेज मीडियम रहने वाला है, हार्ड डिस्क होगा आपके पास, कौन से डिस्क वगैरह आप यूज करने वाले हो, टेप ड्राइव यूज करने वाले हो, वो सारे जो आपकी स्टोरेज मीडियम है वो भी इसके अंदर डिसाइड होंगे। ठीक है, चेंजेस एट दिस लेवल आर ट्रांसपेरेंट टू यूजर एंड एप्लीकेशन। मतलब जो भी यूजर, एंड यूजर है आपका, जो भी आपकी एप्लीकेशन इसको यूज करेंगे डीबीएमएस को, उनसे ये ट्रांसपेरेंट रहेगा। मतलब इंटरनल लेवल जो है बाहर वाले यूजर को नहीं पता लगेगा कि अंदर जो है हमारा काम कैसे हो रहा है। फॉर एग्जांपल अभी जो आपने अपने डेटा जो है एरे में स्टोर किया और उसका जो रिजल्ट है वो उसको दिख रहा है कि रोल नंबर 1 ये नाम है और इतने मार्क्स है, रोल नंबर 2 ये नाम है और इतने मार्क्स है। ठीक है, वो आपने एरे में स्टोर किया हुआ था। ठीक है, अपने 3D एरे बना रखा था, और फिर उसके बाद जो है आप लोग एरे को हटाकर जो है ट्री बना देते हैं। ट्री के हिसाब से जो है आपने अपना सारा का सारा काम किया, एंड जो उस बच्चे को रिजल्ट शो होगा, जो शो होगा रिजल्ट, वो क्या होगा, रोल नंबर 1 ये नाम है एंड इतने मार्क्स है, रोल नंबर 2 ये नाम है और इतने मार्क्स है। बट उसको तो सेम ही रिजल्ट शो हो रहा है, उसको तो पता नहीं लगा ना, एरे में स्टोर था तब भी सेम रिजल्ट था। अगर आपके पास दूसरा आपने कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज किया और फिर आप जब शो करें तब भी आपके पास सेम रिजल्ट है। तो इसके अंदर जो है हमारी लो लेवल डिटेल्स होती हैं, और उसके अंदर हम किस तरह का स्टोरेज मीडियम है वो बाहर जो है ट्रांसपेरेंट रहता है, यूजर को उस चीजों का पता नहीं लगता। ठीक है, as they only affect the physical implementation of the database and not its logical or external structure। अब ये जो है अफेक्ट नहीं करता, अगर इसमें हम लोग चेंजेस कर रहे हैं तो ये अफेक्ट नहीं करना चाहिए हमारे लॉजिकल लेवल पे, क्योंकि लॉजिक तो ये है ना, लॉजिक ये है कि बच्चे का नाम आना चाहिए, बच्चे का रोल नंबर आना चाहिए एंड उसके मार्क्स आने चाहिए। लॉजिक हमारा ये है। ठीक है, इस तरीके से होना चाहिए। पर आगे हम लोग अंदर कैसे काम कर रहे हैं, हम लोग कहाँ स्टोर कर रहे हैं, कौन सा स्टोरेज मीडियम यूज कर रहे हैं, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया मेरा इंटरनल लेवल। आई होप आपको तीनों लेवल कवर है, तो आपको आगे की कहानी भी फिर अच्छे से समझ में आएगी। एक्सटर्नल लेवल हो गया जो एंड यूजर को दिखने वाला है, कंसेप्चुअल लेवल हो गया जिसके अंदर आप लॉजिक डिफाइन करेंगे, और इंटरनल लेवल हो गया जो आपकी स्टोरेज मीडियम वगैरह की बात करता है, किस तरीके से डेटा स्टोर हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं डेटा इंडिपेंडेंस पे, जो इनके बीच में हो रही है, ये वाली डेटा इंडिपेंडेंस हो रही है, इसकी बात करते हैं। ठीक है, डेटा इंडिपेंडेंस क्या होती है? डेटा इंडिपेंडेंस इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रेफर्स टू द एबिलिटी टू मॉडिफाई द स्कीमा
लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस विदाउट अफेक्टिंग द एप्लीकेशन और प्रोग्राम दैट इंटरेक्ट विद द डेटा। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझो तो इस पूरे टॉपिक का मतलब ये है कि हमने पढ़ा एक्सटर्नल लेवल क्या होता है, हमने पढ़ा इंटरनल लेवल क्या होता है, हमने पढ़ा कंसेप्चुअल लेवल क्या होता है। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी चेंज करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल जो यूजर है पहले वो अपने वेबसाइट के लिए डेटा फेच कर रहा था, फिर बाद में वो मोबाइल के लिए फेच कर रहा है, मोबाइल ऐप के लिए, फिर वो बाद में जो है अपनी किसी सिंपल वेबसाइट के लिए फेच कर रहा है, बाकी अलग अलग तरीके से फेच हो रहा है डेटा। तो अगर वो डिफरेंट चेंजेस कर रहा है तब भी जो है यहाँ पर चेंज नहीं आना चाहिए। और अगर मैं यहाँ पर लॉजिक में चेंज कर रही हूँ तो वो जो लॉजिक है मेरा वो यहाँ पर इफेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर जो मैं अपने यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर चेंज कर रही हूँ तो वो यहाँ पर इफेक्ट नहीं करना चाहिए, और अगर मैं लॉजिक में चेंज कर रही हूँ तो वो यहाँ पर इफेक्ट नहीं करना चाहिए। बेसिकली ना ये वाला अगर इसमें चेंज हो रहा है तो ऊपर ना इफेक्ट हो, ऊपर चेंज हो रहा है तो नीचे ना इफेक्ट हो, इधर चेंज हो रहा है तो ऊपर ना इफेक्ट हो, उधर चेंज हो रहा है तो इधर ना इफेक्ट हो। सारे के सारे जो इंडिपेंडेंट है अपने काम करते रहे, दूसरों से वो इंटर रिलेटेड तो है बट उनका काम में अगर हम कुछ भी चेंज कर रहे हैं तो इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, उसको बोलते हैं हम डेटा इंडिपेंडेंस। अभी काम कैसे होगा कि ना हिले काम, अगर हम किसी को भी चेंज कर रहे हैं तो वह इफेक्ट ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि अगर हम किसी भी स्कीमा को मॉडिफाई कर रहे हैं तो अफेक्ट नहीं करना चाहिए मेरे यूजर की एप्लीकेशन पे, प्रोग्राम पे और जब डेटा से इंटरेक्ट कर रहे हैं तब। ठीक है, इट इंश्योर दैट द चेंजेस मेड एट वन लेवल ऑफ द डेटाबेस, वन लेवल ऑफ द डेटाबेस, कोई भी लेवल हो सकता है, डेटाबेस आर्किटेक्चर डू नॉट रिक्वायर कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस एट अदर लेवल। अगर आप एक लेवल पर चेंज कर रहे हो, चाहे वो आपको कोई भी लेवल है, आपको फिर जरूरत ना पड़े कि अच्छा मैंने यहाँ चेंज कर दिया मुझे यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको अगर एक जगह चेंज किया है तो वो चेंज आपका कहीं और इफेक्ट नहीं करना चाहिए। डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब ये। आई होप कि आपको मीनिंग क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट आता है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। अब लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस किसके बीच में होती है मेरी, इन दोनों के बीच में होती है। तो इन दोनों के बीच में कैसे होती है, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस अलाउज चेंजेस टू बी मेड इन द लॉजिकल स्कीमा। हमने पढ़ा लॉजिकल स्कीमा क्या होता है, कंसेप्चुअल लेवल, कि आपके कंसेप्ट के अंदर कुछ चेंज हो रहा है तो उसके अंदर अगर आपका कुछ भी चेंज हो रहा है तो वो मेरा नहीं अफेक्ट करना चाहिए एक्सटर्नल लेवल पर। एक्सटर्नल कौन सा है, बाहर वाला। अगर आप अपना लॉजिक चेंज कर रहे हैं कि रोल नंबर जो है पहले सेकंड पे था, अब आप उसको फर्स्ट पे लेकर आ रहे हैं, फर्स्ट कॉलम में लेकर आ रहे हैं, तो अपने लॉजिक में चेंज किया, बट आपके एक्सटर्नल लेवल पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए उस चीज का, यूजर के व्यू पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए और आपके एप्लीकेशन पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसको क्या चाहिए, डेटा चाहिए। आप कैसे दे रहे हो उसको मतलब नहीं है, उसको अपना नाम देखना है, उसको अपना रोल नंबर देखना है, पर लॉजिक आप क्या लगा रहे हो, वो इधर से उधर कर रहे हो, अपने डेटा को मॉडिफाई कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, वो सब चीजें जो लॉजिकली हैं आप डिसाइड करो, यूजर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, adding, modifying or deleting attributes or entities in the conceptual schema should not impact the way user or application access the data through their views। अगर यूजर जो है अपने डेटा से इंटरेक्ट करना चाहता है तो उस टाइम पे उसको कुछ डिफरेंट नहीं लगना चाहिए, ये तो मेरे लिए था ही नहीं, ये तो मैंने मांगा ही नहीं, ऐसा डेटा तो मुझे चाहिए ही नहीं था। तो अगर आप यहाँ पर लॉजिकली कुछ भी चेंज कर रहे हो तो वो मेरे एक्सटर्नल लेवल पर इफेक्ट नहीं करना चाहिए। बेसिकली इसका मतलब ये है, लॉजिकली आप कुछ भी चेंज करो, एक्सटर्नल लेवल पर उसमें इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस अलाउज चेंजेस टू बी मेड इन द फिजिकल स्कीमा। फिजिकल स्कीमा की बात करें, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर क्या होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर यहाँ पर आपने पहले एरे में स्टोर किया था, अगर आप ट्री में कर रहे हो, अगर पहले आपने ट्री में किया था आप ग्राफ में कर रहे हो, तो यहाँ पर आप कुछ भी चेंजेस कर रहे हो तो वो वाला जो फर्क है, वो वाला जो इफेक्ट है स्टोरेज मीडियम का, वो कहीं पर बाहर नहीं पड़ना चाहिए। बाहर कहाँ नहीं पड़ना चाहिए, कंसेप्चुअल पे नहीं पड़ना चाहिए और एक्सटर्नल पे नहीं पड़ना चाहिए। अगर मैंने इसके अंदर कुछ भी चेंज किया तो ना इसका फर्क यहाँ पे पड़े और ना ही इसका फर्क यहाँ पे पड़े। इट्स कॉल्ड माय फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। ठीक है, चाहे आप जो स्टोरेज मीडियम की इंडेक्सिंग को चेंज कर रहे हो, फिजिकल डेटा की ऑर्गेनाइजेशन को चेंज कर रहे हो, आप अपने लॉजिकल स्कीमा पर फर्क नहीं पड़ोगे, उससे वो इजीली इंटरेक्ट करना ही चाहिए। बिल्कुल सिंपल चीज है। ठीक है, अब फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस के अंदर अगर आप फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस करते हो तो उसके क्या क्या फायदे होंगे एक तरीके से, या फिर क्या क्या चीजें उससे अच्छी हो जाएंगी। सबसे पहले है फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होगी आपकी। ठीक है, it enables database administrator to evolve the optimize and database internal structure without disturbing the application of the user rely on it। अब फॉर एग्जांपल हम लोग एरेज यूज करते हैं और कहीं ना कहीं हमें वो ड्रॉबैक देता है ना, तो जब वो ड्रॉबैक देता है तभी हम नेक्स्ट वाले पे स्विच करते हैं, है ना। जब हम नेक्स्ट वाले पे स्विच कर रहे हैं तो पहले मैंने सारा का सारा जो डेटा है अपने एरे में स्टोर कर दिया, अब मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया इसके अंदर स्टोर करना, तो मैं कोई और डेटा स्ट्रक्चर यूज करना चाहती हूँ, मैंने ग्राफ का यूज करना चाहती हूँ। अब मैं एरे से ग्राफ में स्विच करना चाहती हूँ। अगर मैं ग्राफ में स्विच करना
करना चाहती हूँ, तो उस टाइम पर मेरी एप्लीकेशन पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर फर्क पड़ेगा तो मेरे लिए मेरा जो काम है वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि मुझे अपने डेटा स्ट्रक्चर को भी मैनेज करना पड़ेगा और एप्लीकेशंस को भी आगे जाके मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, बिकॉज अगर मुझे लग रहा है कि मैंने जहाँ पर स्टोर किया था अपना स्टोरेज मीडियम के अंदर वो कहीं ना कहीं मेरे लिए इनसिक्योर हो सकता है, तो उसको मैं कहीं और शिफ्ट करूंगी, तो वो क्या है मेरे लिए सिक्योरिटी फीचर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, मेंटेनेबल होगा ये मेरे लिए, एप्लीकेशन डेवलपमेंट होगी, इट फैसिलिटेट एप्लीकेशन डेवलपमेंट by providing the stable interface external schema to the database, allowing developers to focus on application logic rather than the database changes। हमारा जो मेन फोकस रहता है वो एप्लीकेशन का कैसे लॉजिक बनने वाला है, किस तरीके से आगे काम दिखने वाला है, उस पर रहता है। मेन हमारा मकसद ये नहीं होता कि उसमें चेंजेस क्या हो रहे हैं। ठीक है, तो यूजर को तो अपना काम चाहिए, उसको ये नहीं फर्क पड़ता कि आपने डेटाबेस में कितने चेंजेस करे हैं। ठीक है, तो ये चीजें भी आप मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज आप ये दोनों मेंशन करोगे तब भी ओके है। ठीक है, उसके बाद जो है लास्ट में हम लोग इसकी समरी वाइज कर देते हैं, बिकॉज दो हमने टॉपिक पढ़ लिए इसके अंदर कि 3 लेवल आर्किटेक्चर क्या होता है। इसको हम लोग 3 लेवल आर्किटेक्चर भी बोलते हैं, 3 टायर आर्किटेक्चर भी बोलते हैं, या फिर अगर आपको कुछ और वर्डिंग में आ गया आर्किटेक्चर होना चाहिए 3 होना चाहिए, दैट मीन्स आपको यही एक्सप्लेन करना है। अगर आपको 5 और 6 मार्क्स में पूछा है तो आप सिंपल एक्सप्लेन करो, जो पूछा है वो एक्सप्लेन करना है। और आपको 13 मार्क्स में पूछा है तो दोनों टॉपिक्स को एक साथ एक्सप्लेन करना है। ठीक है, एक बार समरी टाइप एक्सप्लेन करते हैं कि ये लाइंस आपने मेंशन करनी है। एक्सटर्नल लेवल क्या होता है, उसको व्यू लेवल बोलते हैं, अभी याद कर लो मेरे साथ। यूजर्स इंटरेक्ट विद द डेटाबेस थ्रू एक्सटर्नल स्कीमास और व्यू टाइलर्ड टू देयर स्पेसिफिक नीड्स, जो भी इनकी नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए वो इंटरेक्ट करते हैं। चेंजेस एट दिस लेवल, अब यहाँ पर इन्होंने इंडिपेंडेंस वाली लाइन भी डाल दी साथ में। चेंजेस एट दिस लेवल शुड नॉट अफेक्ट द कंसेप्चुअल लेवल और इंटरनल लेवल। जो मेरा एक्सटर्नल लेवल में अगर मैं चेंज कर रही हूँ, ना तो वो कंसेप्चुअल पे हमारा इफेक्ट करेगा और ना ही वो इंटरनल पे करेगा। ठीक है, दोनों चीजें आ गई इसके अंदर। ठीक है, कंसेप्चुअल लेवल को मैं लॉजिकल लेवल बोलती हूँ, अभी याद करो। द कंसेप्चुअल स्कीमा डिफाइन द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द एंटायर डेटाबेस। अगर मैं कंसेप्चुअल लेवल को चेंज कर रही हूँ, उसके स्कीमा को चेंज कर रही हूँ, इंक्लूडिंग एंटिटीज, चाहे वो एंटिटीज हो, एट्रीब्यूट्स हो, रिलेशनशिप्स हो, कंस्ट्रेंट हो, तो उसका जो चेंजेस है एट दिस लेवल शुड नॉट इफेक्ट द यूजर व्यू। यूजर व्यू मतलब क्या है, मेरा एक्सटर्नल व्यू पे नहीं फर्क पड़ना चाहिए एंड फिजिकल स्टोरेज पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये भी हो गया, मेरी समरी हो गई सेकंड वाले की। ठीक है, फिर थर्ड वाले पे चलते हैं, इंटरनल लेवल, जिसको हम फिजिकल लेवल बोलते हैं, अभी याद करो। द इंटरनल स्कीमा डिस्क्राइब्स हाउ डेटा फिजिकली स्टोर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड विद इन अ डेटाबेस सिस्टम। तो इंटरनल लेवल मुझे बताता है किस तरीके से जो मेरा डेटा है फिजिकली स्टोर रहने वाला है एक डेटाबेस के अंदर। और अगर मैं इस लेवल पे कोई भी चेंज कर रही हूँ तो ना तो उसकी मॉडिफिकेशन के चेंजेस जो हैं वो मेरे इफेक्ट करने चाहिए। बताओ किस पर, ऊपर वाले दोनों पर। ऊपर वाले दोनों कौन थे, कंसेप्चुअल लेवल एंड एक्सटर्नल लेवल। कंसेप्चुअल लेवल को क्या बोलते हैं, लॉजिकल लेवल, एंड क्या बोलते हो, एक्सटर्नल लेवल। ठीक है, एक बार मेंशन कर देना कि ये दोनों बोलते हैं, बाकी जब आप एक्सप्लेन करने लगो तो जो भी आपको ईजी लगता है उसका नाम लेकर चलना। ऐसा ना हो कभी आपने लॉजिकल लिख दिया, कभी आपने कंसेप्चुअल लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है डेटा इंडिपेंडेंस इंश्योर दैट चेंजेस मेड एट वन लेवल ऑफ द डेटाबेस आर्किटेक्चर डू नॉट नेसेसिटेट चेंजेस एट अदर लेवल, प्रमोटिंग फ्लेक्सिबिलिटी। और ये क्यों कर रहे हैं हम लोग कि चेंजेस नहीं होने चाहिए, इफेक्ट नहीं करने चाहिए, ताकि फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे एंड हमारी सिक्योरिटी बनी रहे एंड जो हमारी इजीनेस है, मेंटेनेंस है, वो बनी रहे। तो ये आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो आपका यहाँ पर खत्म हो गया। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया है, फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं स्कीमा एंड इंस्टांस क्या होता है। स्कीमा मैंने आपको भी बताया, स्कीमा होता है मेरा एक ब्लूप्रिंट या फिर मेरा एक डिस्क्रिप्शन या फिर एक स्ट्रक्चर, किस तरीके से काम होगा ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको बोलते हैं स्कीमा। एंड हाउ रिलेशनशिप अमंग आर एसोसिएटेड, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसे एसोसिएट होंगे, वो उस चीज को बोलते हैं। स्कीमाज आर स्पेसिफाइड ड्यूरिंग द डेटाबेस डिजाइन फेज। अब ये क्या होते हैं, मेरे डिजाइन फेज के अंदर ही स्कीमा बन जाता है, किस तरीके से इसका डिजाइन रहने वाला है, किस तरीके से स्ट्रक्चर रहने वाला है, ब्लूप्रिंट रहने वाला है, कुछ भी बोल सकते हो, वो सब क्या होता है मेरा स्कीमा। एंड यूजुअली रिमेन अनचेंज ओवर टाइम। अगर आपने एक बार स्ट्रक्चर बना दिया तो वो आपका सेम टू सेम ही रहता है। ठीक है, अगर आपके एक बार एंट्री हो गई है
फर्स्ट ईयर के अंदर पहले आपका रोल नंबर था, फिर नेम था, फिर आपकी क्लास थी, फादर नेम था, मदर नेम था, मोबाइल नंबर था, ईमेल थी, वो एक आपका स्ट्रक्चर बन गया है और वो रिमेन आपका जो है सेम ही रहने वाला है, ठीक है, ओवर टाइम। बट इंस्टांस क्या होता है, अगर आपका एक उसके साथ में मार्क्स वाला कॉलम भी है तो उसके अंदर क्या होगा, आपके फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के, थर्ड ईयर के, फोर्थ ईयर के, ठीक है, ऐसे मार्क्स होंगे, ठीक है, सेमेस्टर वाइज मार्क्स होंगे। तो उस तरीके से आपके एन इंस्टांस रेफर टू द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द डेटाबेस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। फॉर एग्जांपल अभी आप फर्स्ट ईयर में थे तो वहां पर अभी आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स आएंगे, ठीक है, फिर जब आप सेकंड ईयर में जाओगे फिर सेकंड ईयर के मार्क्स आएंगे एंड तब तक आपके थर्ड ईयर फोर्थ ईयर वाले जो मार्क्स है वो क्या रहेंगे, ब्लैंक रहेंगे। तो वो क्या है आपका इंस्टांस, कि एट अ पर्टिकुलर टाइम आप जब आप जाकर देख रहे हो अपने काम को वो किस तरीके से आपको शो हो रहा है, वो आपका इंस्टांस है। स्कीमा आपने एक बार बता दिया कि ये वाला मेरा रहने वाला है, ये स्ट्रक्चर है, बट इंस्टांस क्या होगा, एट पर्टिकुलर टाइम जब आप जाके देख रहे हो, ठीक है। जैसे आप कभी कभी आप डाउनलोडिंग करते हो, ठीक है, डाउनलोडिंग क्या है अभी आपकी 0%, फिर 2, फिर 4 ऐसे होती है। तो जब आप जाके देख रहे हो उसको, वो चीज जो आपको शो हो रही है वो आपका इंस्टांस होगा, ठीक है। तो वो 2% है तो उस टाइम पे वो इंस्टांस कितना है, 2% वाला है। फिर जाके आप 10 मिनट बाद देखते हो तो वो 20% हो गया, तो 20% आपके इंस्टांस होगा, वो स्ट्रक्चर नहीं होगा, ठीक है। ये आपका स्कीमा और इंस्टांस हो गया, 2 मार्क्स में इसकी डेफिनेशन पूछ लेते हैं। नेक्स्ट आता है मेरे पास एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल इज अ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क यूज्ड टू डेटाबेस डिजाइन। डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए मैं ईआर मॉडल का यूज करती हूँ, जिसके अंदर मैं अपने डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स को किस तरीके से रिलेशनशिप रहने वाला है डेटाबेस के साथ, इन सब चीजों को डिफाइन करती हूँ ग्राफिकली, ठीक है। इट इज एब्स्ट्रैक्ट एंड हाई लेवल डेटा मॉडल दैट हेल्प्स इन डिजाइनिंग डेटाबेस द कंसेप्चुअल लेवल। मतलब कंसेप्ट कैसे रहने वाला है, किस तरीके से लॉजिकली कौन किससे रिलेट करने वाला है, कौन किस पे डिपेंडेंट रहने वाला है, वो सारी सारी जो चीजें हम ईआर मॉडल के अंदर पढ़ते हैं। इट इज वाइडली यूज्ड बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ क्लियर एंड ऑर्गेनाइज्ड वे टू विजुअलाइज द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। अब डेटाबेस जो है छोटा मोटा नहीं होता। अगर मुझे एक स्टूडेंट के लिए डेटाबेस बनाना है तो स्टूडेंट का नाम होगा, रोल नंबर होगा, उसकी इन्फॉर्मेशन होगी, उसकी क्लास होगी, और अगर एक कॉलेज में पढ़ते हो बहुत सारी स्ट्रीम होगी, उस पर्टिकुलर बच्चे का किस स्ट्रीम के साथ रिलेशन है, उस स्ट्रीम के अंदर कितने टीचर्स पढ़ाते हैं, कौन सा टीचर कितने और सब्जेक्ट्स पढ़ाता है। तो ये कितना बड़ा मेरे एक तरीके से कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर बन जाएगा अगर मैं एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए भी बनाना चाहती हूँ, राइट। तो यहाँ पर भी जो मेरे ईआर मॉडल है वो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, इजीनेस प्रोवाइड करने के लिए, डिजाइन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिएगा 3 चीजें पढ़ने के लिए मिलेगी। ईआर मॉडल के अंदर हम पहले पढ़ते हैं एंटिटी, फिर एट्रीब्यूट, फिर रिलेशनशिप। जो एंटिटी होती है वो 2 तरीके की होती है, एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड वीक एंटिटी। एंड एट्रीब्यूट्स मेरे पास 4 तरीके के होते हैं, की एट्रीब्यूट होते हैं, कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट होते हैं, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होते हैं, डिराइव्ड एट्रीब्यूट होते हैं। जो रिलेशनशिप है वो मेरे पास 4 तरीके के होते हैं, 1 to 1, 1 to many, many to 1 एंड many to many। तो ये वाला जो चार्ट है ग्राफिकली आप बना के आ सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो हमारे सिंबल्स हैं, इसके अंदर हम लोग सिंबल्स यूज करेंगे बिकॉज ग्राफिकली हमें बताना है। तो यहाँ पर आप किस तरीके से अपने सिंबल्स का किसके लिए यूज करते हो। रेक्टेंगल होता है आपका यहाँ पर, वो हमारी एंटिटी को शो करता है, यानी कि अगर आप कोई एंटिटी बनाना चाहते हो तो वो एंटिटी ईआर मॉडल के अंदर आप रेक्टेंगल से शो करोगे। यानी कि इलैप्स और रेक्टेंगुलर नहीं, रोम्बस सिंबल होता है जो आपका, वो आपके एट्रीब्यूट को शो करता है, ठीक है। एंड जो आपका डायमेंशन सॉरी मैंने गलत बोल दिया, ये रेक्टेंगल जो है आपका ये होता है एंटिटी, एंड जो ओवल होता है आपका ये ओवल हो गया, ठीक है। ओवल सिंबल होता है वो आपके लिए एट्रीब्यूट को शो करता है, एंड जो डायमंड और उसको रोम्बस बोल सकते हो आप, ये आपको शो करता है रिलेशनशिप को, ठीक है, करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट लाइन जो होती है आपकी सिंपल लाइन होती है, वो कनेक्ट करने के लिए आपको यूज की जाती है कि एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप को बताने के लिए हम लोग लाइन का यूज करते हैं। देन डबल वाला जो ये होता है ओवल साइन, ये हमारे लिए मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को बताता है, यानी कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट ये वाला जो यहाँ पे थर्ड में लिखा है कि मल्टी वैल्यूड क्या होता है भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर आता है वीक एंटिटी हम लोग डबल रेक्टेंगल से शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट शो करते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं एंटिटी होती क्या है। सबसे पहले एन एंटिटी इज एन ऑब्जेक्ट और थिंग इन द रियल वर्ल्ड दैट इज डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम other objects. Each entity has attributes such describe its properties. For example, एक स्टूडेंट है तो वो मेरी एक एंटिटी है, एक कोर्स है मेरा वो एक एंटिटी है, एम्प्लॉय है वो भी एक एंटिटी है। और एक स्टूडेंट के बहुत सारे एट्रीब्यूट हो सकते हैं, जैसे कि उसका एक नाम हो सकता है, उसका एक रोल नंबर हो सकता है, ठीक है, वो उसके एट्रीब्यूट्स है। बट ये क्या है, एक एंटिटी है। मतलब कोई भी एक रियल वाली जो चीज होती है, रियल वर्ल्ड में जो जिस चीज की महत्ता होती है या फिर इंपॉर्टेंस होती है, उस चीज को हम एंटिटी बोल सकते हैं। जैसे एक कोर्स है, अब कोर्स एक एंटिटी है, बट उस एंटिटी के बहुत सारे
क्या हो सकता है, एट्रीब्यूट हो सकते हैं कि कौन सा कोर्स में आप इनरोल कर रहे हो, जैसे बीसी हो गया, बीपी हो गया, बीटेक हो गया, बीएससी हो गया, सब क्या है उसके एट्रीब्यूट्स हैं। अनएम्प्लॉय की भी सेम चीज़ इस तरीके से होगी। एंटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगुलर इन द ईआर मॉडल, वो हमने देख लिया अभी यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मेरे पास एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। एट्रीब्यूट्स आर प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी, यानी कि एंटिटी की बहुत सारे जो है प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, फीचर्स हो सकते हैं, जिसको हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। और ये हमारे डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं एक फील्ड के अंदर, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट है, उसका स्टूडेंट आईडी हो सकता है, उसका कुछ नाम हो सकता है, उसका कोई डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, उसका एड्रेस हो सकता है क्या होता है ना। तो वो चीज़ क्या है, उसकी एट्रीब्यूट्स है, क्योंकि उसकी वो प्रॉपर्टीज है। एट्रीब्यूट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ओवल्स कनेक्टेड टू देयर रिस्पेक्टिव एंटिटीज। तो ये हमारे ओवल्स के साथ रिप्रेजेंट होते हैं। आप शो भी कर सकते हो टेबल को और लिख भी सकते हो, ठीक है, शो भी कर देना। रिलेशनशिप्स होते हैं फिर हमारे पास। रिलेशनशिप रिप्रेजेंट एसोसिएटेड बिटवीन एंटिटीज, एक एंटिटी दूसरी एंटिटीज के साथ क्या रिलेशन रखती है, किससे कौन सी एंटिटी कनेक्टेड है, उसको डिफाइन करने के रिलेशनशिप होते हैं। हमारे पास बहुत तरीके के रिलेशनशिप होते हैं, वन टू मैनी होता है, वो किस तरीके से होता है ये आपको पता है, सिंपल है ये बिल्कुल। कीज आती है मेरे पास, प्राइमरी की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्राइमरी की एंड फॉरेन की का, इसको भी हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। अभी जैसे हम लोग इतना याद रखते हैं, जो प्राइमरी की होती है वो यूनिक होती है, यानी कि बिल्कुल अलग होती है। जैसे हम बोलते हैं ना मैं बहुत यूनिक हूँ, तो हमारे अंदर कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी होती है जो दूसरों के अंदर नहीं होती। तो प्राइमरी की भी वही चीज़ होती है, यूनिक होती है एंड नॉट नल होती है। यानी कि अगर आपने किसी भी कॉलम पर प्राइमरी की लगा दी, दैट मीन्स वो कॉलम कभी भी खाली नहीं रहेगा और वो हमेशा यूनिक रहेगा। तो ये हमेशा प्राइमरी की क्या होती है, मेरे साथ अभी याद करो, यूनिक होती है और नॉट नल होती है। प्राइमरी की हमेशा नॉट नल होती है और यूनिक होती है। वेरी गुड। तो और अ कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, अगर हम बहुत सारे एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं तो भी हम उसको प्राइमरी की बना सकते हैं। दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच एंटिटी इंस्टांस। स्टूडेंट की जो आईडी है वो हमेशा क्या रहती है, हमेशा यूनिक रहती है। तो और वो ऐसा नहीं होता जैसे आप लोगों ने कॉलेज में इनरोल किया वैसे ही आपको आपके रोल नंबर असाइन हो जाते हैं। कोई बच्चा ऐसा नहीं होता जो बोलता है कि नहीं मुझे तो रोल नंबर ही नहीं मिला। हर बच्चे को रोल नंबर मिलता है। तो वो भी क्या है, प्राइमरी की है कि वो कभी भी खाली नहीं होगी, नॉट नल नहीं होगा, रोल नंबर कभी खाली नहीं रहेगा एंड कभी भी ऐसा नहीं होगा कि उसको मिला ही नहीं है। तो हमेशा नॉट नल होगी और यूनिक होगी। हर किसी बच्चे का रोल नंबर अलग होगा, ठीक है। Foreign key, an attribute is one entity that is primary key in another entity used to establish a relationship between two entities. अगर हमें दो एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप बनाना है तो हमें एक में प्राइमरी की बनानी पड़ेगी, एक में फॉरेन की बनानी पड़ेगी। एंड इन दोनों की हेल्प से जो है हम टेबल्स को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। इसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी के लिए इसको समझ लो कि ये हमारी कनेक्ट करने के लिए काम आती है दोनों टेबल्स को। एंड प्राइमरी की का मतलब होता है यूनिक एंड नॉट नल, ठीक है। द सेकेंड थिंग जो आपके पास आती है कार्डिनैलिटी। इसका मतलब होता है न्यूमेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज, यानी कि एक एंटिटी का कितने लोगों के साथ रिलेशनशिप है। जैसे एक इंसान का कितने लोगों से रिलेशनशिप है, ठीक है, रिलेशनशिप कितने लोगों के साथ रिलेशनशिप है। 1 to 1, एक पर्सन के साथ ही है, एक पर्सन 2 पर्सन के साथ, या फिर एक पर्सन बहुत सारे लोगों के साथ है, या फिर बहुत सारे लोग बहुत सारे लोगों के साथ है, ठीक है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। 1 to 1 मतलब 1:1, 1:n। मैनी को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं एंड मैनी टू मैनी को हम लोग m:n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स। an attribute composite of many other attributes is called a composite attribute। यानी कि एक एट्रीब्यूट के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स। एंटिटी की बहुत सारे एट्रीब्यूट्स नहीं बोला मैंने, एट्रीब्यूट के ही बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल जैसे एड्रेस है, तो अब किसी के एड्रेस के अंदर हमने बोला एड्रेस बताओ, तो मे बी वो मुझे सिर्फ स्ट्रीट बता दे अपनी कि मैं मनीमाजरा में रहता हूँ या फिर मैं पंचकुला में रहता हूँ, तो वो पूरा एड्रेस नहीं पता लगा। तो एड्रेस के अंदर आपकी कंट्री भी आती है, आपका स्टेट भी आता है, आपकी स्ट्रीट भी आती है, आपका पर्टिकुलर एड्रेस नंबर भी आता है। तो एड्रेस के थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें जो है जनरेट कर सकते हो, तो वो आपके कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास आता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होता है मेरा, जिसकी मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला अपना फोन नंबर दीजिए, तो आपने बोला कौन से वाला दूं, जो मैं हमेशा उठाता हूँ या फिर जो मैं कभी नहीं उठाता, ठीक है। तो वो क्या हुआ, आपके पास एक से ज्यादा फोन नंबर है या फिर एक से ज्यादा ईमेल्स हैं, तो इस तरीके की चीजें जो एक से ज्यादा हो सकती है तो वो होती है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, ठीक है।
डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या होता है, जैसे मैं आपने मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ बता रखा है तो मुझे पता है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ ये है, तो मैं उससे आपकी जो एज है वो कैलकुलेट कर सकती हूँ कि आप अभी कितने साल के हो, क्योंकि लोग जो है अपनी एज क्या बताते हैं, झूठ बताते हैं, तो हम उनसे उनका डेट ऑफ बर्थ पूछ लेंगे और उनकी एज हम लोग खुद ही कैलकुलेट कर लेंगे, है ना, इतने स्मार्ट तो हम लोग हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पे डिराइव्ड एट्रीब्यूट के अंदर जो चीज़ें हम लोग डिराइव कर सकते हैं, मतलब कुछ तो पता होना चाहिए, देन उससे हम लोग जो है आगे वाली जो चीज़ें हैं उनका पता लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम के अंदर हम लोग एक छोटा सा पॉइंट पढ़ते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग बहुत बड़ा आंसर बना देते हैं, तो वही हमारा डिराइव वाला तरीका है। तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये वाला जो आपको डायग्राम नजर आ रहा होगा, ये वाला, ये है आपका कॉम्पोजिट का एड्रेस है, उसके साथ स्ट्रीट, सिटी, स्टेट एंड कंट्री, ये आपका कॉम्पोजिट का है। ये वाला जो डबल लाइन है ये आपका मल्टी वैल्यूड है, एंड ये वाला जो है आपका ये डिराइव्ड है। डिराइव के लिए हम लोग ये डैश डैश का यूज करते हैं। एंड जो रोल नंबर है ये आपका क्या है, कौन सा वाला पढ़ा अभी हमने, की एट्रीब्यूट है। की एट्रीब्यूट के अंदर आप नीचे यहाँ पे लाइन लगाते हो, विच मीन्स इसके ऊपर प्राइमरी की लगी हुई है, ठीक है, तो ये हो गया आपका की एट्रीब्यूट। एंड यहाँ पर जो है आपके पास आती है वीक एंटिटी एंड स्ट्रॉन्ग एंटिटी। जो वीक एंटिटी होती है वो हमारी डिपेंडेंट एंटिटी होती है, कैन नॉट बी यूनिकली आइडेंटिफाई बाय इट्स ओन एट्रीब्यूट, यानी कि इसका खुद से पता नहीं लगता, ये हमेशा जो अपना तारुफ कराती है, जो इंट्रोडक्शन कराती है, वो दूसरे की हेल्प से कराती है। तो ये क्या है, मेरी इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट एंटिटी है, ठीक है। इट रिलाइज ऑन अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी, हमेशा किस पे रिलाई करती है, अपनी स्ट्रॉन्ग एंटिटी पे करती है, या फिर उसका जो ऑनर है या उसका जो पेरेंट है वो उसकी आइडेंटिफिकेशन देती है कि मैं इसका बेटा हूँ या फिर मैं इससे डिपेंडेंट हूँ, ऐसे करके। फॉर इट्स आइडेंटिफिकेशन ईच वीक एंटिटी इज एसोसिएटेड विद अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी, यानी कि हर एक वीक एंटिटी जो एसोसिएट होती है वो एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी से होती है। एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स एट्रीब्यूट्स एंड द प्राइमरी की ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंटिटी यूनिकली आइडेंटिफाइड एंड ईच इंस्टांस ऑफ वीक एंटिटी, ठीक है। अगर हमने यूनिक वाली कौन सी है, मेरी स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, तो जो वीक एंटिटी है सिंपली वो डिपेंडेंट रहती है मेरी स्ट्रॉन्ग एंटिटी के ऊपर, जिसको अगर अपना आइडेंटिफिकेशन कराना है तो पहले उसको स्ट्रॉन्ग एंटिटी का बताना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होती है, ऑल्सो नोन एज इंडिपेंडेंट एंटिटी, यानी कि अपना तारुफ, अपना जो इंट्रोडक्शन है, तारुफ मतलब इंट्रोडक्शन, जो अपना इंट्रोडक्शन है वो खुद से करा सकती है, ठीक है। इट इज एन एंटिटी दैट कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय इट्स ओन एट्रीब्यूट विदाउट रिलाइंग ऑन एनी अदर एंटिटी। दूसरी पर रिलाई करना, दूसरी पे डिपेंडेंट होना इसको जरूरत नहीं है, बिकॉज ये जो है अपना काम खुद से यूनिकली कर सकती है। ईच इंस्टांस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी हैज अ प्राइमरी की, बिकॉज इसके पास क्या होती है, अगर यूनिकली आइडेंटिफाई हो रही है, इतने ज्यादा ये गुरूर में है, तो फिर इसका मतलब क्या है, इसके पास है प्राइमरी की, और प्राइमरी की क्या होती है, यूनिक होती है और नॉट नल होती है, ठीक है। और ये यूनिक होती है और इसको इजीली जो है हम लोग समझ सकते हैं स्ट्रॉन्ग एंटिटी को, कि जैसे उसके पास प्राइमरी है दैट मीन्स ये क्या है, यूनिक है, एंड ये नॉट नल होगी दैट मीन्स ये है स्ट्रॉन्ग एंटिटी, ठीक है। और जो डिपेंडेंट है वो होती है वीक एंटिटी, क्लियर है। उसके बाद हमें एक क्या बना के आना है, आपने एक प्रॉपर पूरा का पूरा जो भी आपने पढ़ा है ER मॉडल। सबसे पहले आपका एक स्टूडेंट है, वो क्या है आपकी, ये आपने डाल दिया रेक्टेंगल के अंदर, ये आपकी एंटिटी है। देन उसके बाद उसके ये ओवल्स वाले क्या होंगे, सारे के सारे उसके एट्रीब्यूट्स होंगे, ठीक है। तो ये एट्रीब्यूट्स हैं इसके, रोल नंबर हो सकता है, नेम हो सकता है, स्टूडेंट की DOP हो सकती है, फोन नंबर हो सकता है। अब जो फोन नंबर है वो एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, हमारे पास आनी चाहिए मल्टी वैल्यूड। एंड जो रोल नंबर है वो हमेशा क्या होता है, मुझे बताओ, यूनिक होता है। तो यहाँ पर भी यहाँ पे क्या आनी चाहिए थी, लाइन आनी चाहिए थी। तो आप यहाँ पे खुद से एक लाइन लगाओगे, जैसे हमने यहाँ पर देखी, ये क्या होती है, मेरी की एट्रीब्यूट होता है, दैट मीन्स इसके पास प्राइमरी की है। तो रोल नंबर के पास हमेशा प्राइमरी की होती है, तो यहाँ पर आपने लाइन लगानी है खुद से, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास डिराइव एट्रीब्यूट, यानी कि एज है, जिसको हम DOP के थ्रू डिराइव कर सकते हैं। उसके बाद होता है एक स्टूडेंट का एड्रेस भी हो सकता है, तो एड्रेस भी उसके लिए उसका एक एट्रीब्यूट है। और एड्रेस क्या है, मेरे कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट है, यानी कि यहाँ पर ये सारे के सारे इसके साथ ही रिलेटेड है, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम जो है आपने बना के आना है, और ये वाली जो मिस्टेक है आपने नहीं करनी, आपने यहाँ पर लगानी है लाइन, ठीक है। और आप चाहो तो इसको यहाँ पर मेंशन भी कर सकते हो एरो की हेल्प से, कि ये मेरा डिराइव है, ये मेरा मल्टी वैल्यूड है, ये सिंपल एट्रीब्यूट है। और यहाँ पर जो है हमारे टॉपिक्स हो जाते हैं खत्म, और आपका फर्स्ट यूनिट के भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं कवर, ठीक है जी गाइज। आपने जो है वीडियो को लाइक जरूर करना है, सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज करिए। इसके साथ साथ आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस जो है देखने के लिए मिलने वाली है। एंड कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपको पढ़ के कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, आपके जो एग्जाम हो चुके हैं वो कैसे गए हैं, आपको वीडियो से फायदा हुआ है नहीं हुआ है, तो प्लीज कमेंट जरूर किया करो, मोटिवेट किया करो, तभी मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी अमेजिंग वीडियोस जल्दी जल्दी बना के लेकर आऊंगी। ओके बाय गाइस, टाटा।